मैं विकासपुरम में हूँ और मेरे सामने उपस्थित हैं अभिषेक तिवारी जी, जो कि बहुत शानदार तबले का वादन करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि कब से उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत की और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सभी को प्रणाम। आदरणीय गुरुजन, आदरणीय मेरे गुरुजी, आदरणीय मेरे सारे प्रिय भाई बहन को प्रणाम। अभिषेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो संगीत में रुचि हुई है वो किस उम्र से हो गई थी और आपने संगीत की शिक्षा कहाँ कहाँ से ग्रहण की और वर्तमान में आप तबले में क्या विशेष कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री बाल मुकुंद तिवारी जी, कुमाऊनी होली हमारे यहाँ प्रसिद्ध होती थी, बैठकी होली जिसे कहा जाता है। 35-40 साल पुरानी परंपरा हमारे घर से आज भी दौरान चलती आ रही है। तो कुमाऊनी होली से हमारा जो है बड़ा शीतल लगाव था। तो बचपन में हम छोटे थे, काफ़ी एवं गोदी भर के थे, तो हमारे यहाँ एक से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जैसे तारा प्रसाद पांडे जी, जगन उप्रेती जी, इस टाइप के लोग आते थे जिनको हमको सुनने में भी बड़ा अच्छा आनंद आता था। और काफ़ी रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हमारे यहाँ होली चलती थी। तो सभी को उस समय लगता है कि हाँ कि अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं, मतलब कम से कम 5 से 6 हज़ार आदमी आता था हमारे इस होली को सुनने के लिए। हमारे दादाजी सभी को खत लिख के भेजते थे कि भैया इस दिन आपको आना है, इस दिन आपको आना है। बाकायदा जब सुबह होली हो जाएगी सबके जो है दान दक्षिणा सबको दी जाती थी, आने का किराया सब। तो इस लगाव की उससे फिर मेरा जो है लगा कि हमको इस संगीत में आगे कुछ काम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ थी कि हमारे दादाजी ने सबसे पहले हमारे पिताजी को भी सिखाया और हमारे ताऊजी को। अच्छा। उसके बाद फिर हमारी बारी, हमारे पिताजी को ने सिखाया, फिर कुछ परिस्थितियों के कारण वो नहीं सीख पाए। ऐसी ताऊजी हमारे जो है DRA में भी वो नहीं सीख पाए। फिर हमारी बारी आएगी, अब हमारा जो है पौधा आगे इस परिस्थिति को बढ़ाए। तो जब से उन्होंने हमें भेजा, फिर उसके बाद से हमारी तालीम शुरू। कितनी उम्र रही होगी अभिषेक जी आपकी जब आपने तालीम शुरू करी थी तबले की? मैं 3.5 साल अप्रॉक्स चलाया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पिछली 2 पीढ़ियों से ही तबला सीखने का मौका मिला। हाँ। आपके दादाजी, जैसे आप कह रहे हैं, बाल मुकुंद तिवारी जी बहुत अच्छे तबला वादक थे, तो उनसे आपने एक बेसिक जो तालीम थी उनसे सीखी और घर में वही म्यूजिक का परिवेश था। जैसा कि आप कहते हैं कि होली का जो गायन होता था, आपकी बैठकी होली आपके घरों में आयोजित होती थी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कहते हैं कि 4-4.5 साल की उम्र शायद आपकी रही होगी, तो आप यहाँ से फिर संगीत की जो आपने यात्रा शुरू की वो मुझे लगता है कि आपने शायद लखनऊ से शुरू करी थी। लखनऊ घराने से मैं करा। स्टार्टिंग मेरी हल्द्वानी से रही, बेसिक सारा मैंने हल्द्वानी से सीखा, पंडित धीरज उप्रेती जी से। उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि घराने से सीखना आवश्यक हो गया था, क्योंकि घरानों से सीखना और वैसे सीखने में बहुत फर्क है। जो चीज़ आपको घराने से मिलेंगी वो चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। जैसा कि आप कहते हैं कि जो घराने हुआ करते थे संगीत के विशेष तौर पे, चाहे गायन का क्षेत्र हो या वादन का क्षेत्र हो, किसी भी विधा के लिए शिष्य अपने गुरुजनों के यहाँ घर पे जाया करते थे और वहीं पे सीखा करते थे। तो अभी आपसे गुरु शिष्य या गुरु शागिर्द जो परंपरा है उसके बारे में भी सुनेंगे, लेकिन मैं इससे पहले चाहूँगा कि दर्शकों को कुछ अपना विशेष जो वादन है, तबले के कायदे हैं, पलटे हैं या फिर टुकड़े हैं, जो भी आपने तैयार किए हुए हैं, कंसर्ट में जो आप बजाते हैं, कुछ उसका
वादन हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। क्यों जरूर। ऐसी रचना थी हमारे गुरु द्वारा, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। रचना थी जो हमें सुनाने का अवसर मिला। जैसा कि अभिषेक जी कहते हैं कि जो गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान इनके पास है उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, उसको आगे ले जा रहे हैं। और एक बात मैं ये बताना लाजमी समझता हूँ कि अभिषेक जी का जो पैतृक गांव है वो काफली गैर में एक गैरीगाड़ स्थान पड़ता है, वहाँ के ये मूल निवासी हैं। और लेकिन इनके दादाजी के समय से हल्द्वानी में ये अब निवास करते हैं, लेकिन इनकी शिक्षा आगे लखनऊ में पूर्ण हुई। और जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था कि गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है वो थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे, फिर उनसे और भी तबले का वादन हम सुनेंगे। मैं अभिषेक जी से निवेदन करता हूँ कि वो कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा असल में होती क्या है। आखिर गुरु शिष्य परंपरा लोग अगर सुने होंगे तो हम बताते हैं। गुरु शिष्य परंपरा आज भी हल्द्वानी जैसी जगह में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, और दिल्ली, लखनऊ, अजराड़ा, फरुखाबाद, बनारस, लखनऊ, पंजाब इधर की साइड आज भी जो पुराने उस्ताद लोग हैं, आज भी पुराने जो गुरुजन हैं, वो आज भी इस जो है गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। और उनके जो शागिर्द हैं, ये शागिर्द होते हैं, शागिर्द क्या होता है कि उनके हाथ पे पहले कंडा बांधा जाता है कि जो शागिर्द होता है कि आप हमारे पास रह के सीखेंगे जब तक आपकी शिक्षा पूर्ण ना हो जाए। अच्छा, हाँ, जब तक आपकी शिक्षा पूर्ण ना हो जाए, जब आपको सीखना पड़ेगा यहाँ रह। ये गुरु शागिर्द जो है, जो परंपरा है बहुत लंबी है, जिसमें आपको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, आपको सारी चीजें जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा। जो और रात में वो रियाज कराते हैं, उनका रियाज जो है सारा चीज करके रियाज होता है रात में, वो कभी भी आपको बिठा के रियाज करा सकते हैं। बिल्कुल। तो गुरु शिष्य परंपरा में अगर आप सीखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो पुराने उस्ताद थे उनको वो अपना मेथड आपको कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आपका तबला जो है और खिल के आएगा। जो चीजें आजकल के लोग जो बजाते हैं कहरवा, वो धागे नाती ना धीना बजाते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, धीगे धीना पॉज धीना करते हैं, धीगे धीना पॉज धीना। तो इसको अगर डबल बजाएंगे सीखने में और सिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर जो उस्ताद लोग सिखाते हैं वो आपको पर्सनली सिखाएंगे, ग्रुप में बैठा के नहीं सिखाया जाता कभी। और गुरु शागिर्दी ये है कि जब आप बैठे हैं तो गुरु आपको पर्सनली सामने जो चीज होगी आपको सामने बैठ के सिखाएगा, आपको कोई ग्रुप में नहीं सिखाएगा। गुरु शागिर्दी का ये है मेथड। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भारत में तो वैदिक काल से ही गुरुकुल प्रणाली थी हर चीज में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर संगीत कला का क्षेत्र हो, सब जगह बच्चे एक ऋषिकुल में या गुरुकुल में जाके अपने अध्ययन को करते थे, अपनी जो भी विधा में वो सीखना चाहते थे उस चीज को परिपूर्ण करते थे। तो जैसा कि आपने अभिषेक जी पहले भी जिक्र किया था कि आपके घर में बैठकी होली हुआ करती थी
और वो जो समय था उस समय मनोरंजन के साधन भी बहुत कम हुआ करते थे, सीमित हुआ करते थे। इसी तरीके के जो घरों में ही आयोजन होते थे सांस्कृतिक या फिर ये कहें कि क्लासिकल जो भी प्रोग्राम्स होते थे, तो उन्हीं के जरिए लोग अपना मनोरंजन किया करते थे, एक जगह एकत्रित होते थे। तो क्या आप इस जो कला हमने ये घरों में आयोजित करने का एक ट्रेंड था, तो वो आज भी आपके घर में होता है या फिर? जी, आज भी 40 साल पुरानी परंपरा निभरती आ रही हमारे पुराने घर से। इससे पहले हमारा पुराना घर जो था गली नंबर 2 रामपुर रोड में था। अगर आप आज भी उस क्षेत्र में उधर की साइड जाएंगे तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि श्री बाल मुकुंद तिवारी जी का घर कौन सा। सबसे पहली सीटिंग वहीं से चालू हुई। हमारे यहाँ जब सीटिंग होती थी तो हम 4 से 5 हज़ार आदमी आता था वहाँ बैठने, उस कलाकार को सुनने के लिए जो लोग आते थे वहाँ। तारा प्रसाद पांडे जी, आज भी जो ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो गा रहे हैं होली, तो आज भी उनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। शास्त्रीय गायन और सेमी क्लासिकल गायन में बहुत अंतर है। क्लासिकल गायन में रागों की शैलियाँ चलती हैं और वो भी समय के हिसाब से रागों का विशेष तौर माना जाता है कि राग इस समय में होना चाहिए। जैसे सायकाल का राग है यमन, यमन राग गाते हैं लोग, सायकाल में गाते हैं। तो इस टाइप के कुछ विधि विधान हैं रागों के कि उनको समय के अनुसार गाया जाए। और यही होली में भी है कि अगर आप जैसे होली गाएंगे तो उसमें रागों का बड़ा मिश्रण है, जैसे परज, जोगिया, जनजोटी, ये श्याम कल्याण, कल्याण, बिलावल, जंगला काफी, तो ये धमाल, ये सब चलती है। बिल्कुल। जैसा कि आपने कई रागों पर आधारित होली की बात आपने कही है, तो क्या कुछ हम इस टाइप का सुन सकते हैं कि जो आप बैठ के होली में अभी भी बजाते हैं या फिर जहाँ पर भी इस टाइप के आयोजन होते हैं तो आप बजाते हैं कुछ विशेष? अब आपने कहा होली में, होली की जो ताल है जो बजाई जाती है, आप उसमें क्या होता है, चांचर की ताल होती है, बैठ की होली का ठेका होता है। बैठ की होली के ठेके में बीच में 3 ताल आती है, 3 ताल के बाद कहरवा होके फिर उसी ठेके में आपको वापसी आना है। तो वो हुआ बैठ की होली का ठेका। आपको 3 चीजें लगानी है। आपको पहले बैठ की होली का ठेका, फिर 3 ताल, फिर कहरवा लगा के आपको उसी ठेके में आना है। तो थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरीके से है। आपने सुना हुआ धा दिन, धा धा दिन, एक धा दिन, धा धा दिन, एक धा दिन, धा धा दिन, धा दिन, धा एक धा। तो इस तरीके से ये हुआ ठेका। अब इसमें आप 3 ताल लगाएंगे तो पूरा ये आएगा धा दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा दिन दिन, धा धा दिन, धा दिन दिन, धा धा दिन, धा धा दिन। अब इसमें कह रहा हूँ वो सीखते हैं धा दिन, धा धा दिन दिन, धा दिन, धा धा दिन, एक। इस तरीके से चीजें बैठ की होगी। बिल्कुल ठीक। अभिषेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस तबला वादन या किसी भी संगीत विधा की क्या पराकाष्ठा हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैंने अपनी इस कला को संपूर्ण रूप से सीख लिया है? आप कितने समय से इस तबले वादन को कर रहे हैं? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो समय के अनुसार चलते आ रहा है कि 3.5 साल की उम्र से हम चले गए थे, तो 17 साल करीबन हमको बजाते हो गए। अच्छा। तो मैं तो यही मैसेज है कि कोई पूर्ण नहीं सीख पा रहा। यहाँ तक कि मेरे उस्ताद भी आज भी कहते हैं कि भैया आज जो है 70 साल बजाते हो गए, हम तो अभी भी नहीं आता कुछ। पर हम यही एक मैसेज पहुँचाएंगे कि कोई पूर्ण नहीं सीख पाया, ना कोई पूर्ण सीख पाएगा, क्योंकि संगीत एक भाव सागर है। इसको पार करना बहुत आसान नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता इसको पार। अच्छे अच्छे उस्ताद नहीं करे पार, हम तो फिर बहुत दूर की बात। ये ठीक। अभिषेक जी कहते हैं कि वास्तव में संगीत एक इतनी बड़ी साधना है, इतना बड़ा भवसागर है, जिसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।
और जैसा कि वो कहते हैं कि उनके गुरुवर भी अभी यही कहते हैं कि अभी हम परिपूर्ण नहीं हैं, अभी भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। वास्तव में संगीत का एक बहुत बड़ा विशाल एक कारवां है, एक बहुत विशाल यात्रा है जिसको पार करने में लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं। लेकिन अभिषेक जी ने अपने तबले वादन को बदस्तूर जारी किया है। वो अभी भी अपने कई शिष्यों को यहाँ पे घर पे रह करके सिखाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा अभिषेक जी, आप अपने शागिर्दों को क्या क्या सिखाते हैं, किस किस को आप सिखा रहे हैं, और क्या आपने कोई इसका संगीत का स्कूल या इंस्टीट्यूट खोल रखा है या फिर आप घर पे सिखाते हैं? देखिए, इंस्टीट्यूट मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। जो मैं सिखाता हूँ मैं वैशाली जी को पर्सनली तौर से सिखाता हूँ। मेरा कोई इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट की बात आती है तो इंस्टीट्यूट तो आप कितने देखे होंगे, पर इंस्टीट्यूट में सिखाना और पर्सनली किसी बच्चे को सिखाना, बिल्कुल, वो ज़मीन आसमान का फर्क है। जो चीज़ मैं उसको सामने सिखा पाऊंगा वो चीज़ मैं ग्रुप पे नहीं सिखा पाऊंगा। बिल्कुल। एक बात आती है कि कक्षा में 50 बच्चे बैठे तो टीचर एक बच्चे को देखेगा या 50 बच्चों को। वही चीज़ इसमें भी है कि संगीत में क्या है कि आप सामने आपके बच्चा बैठा होगा तो आप उसको बता सकते हो कि ये आपकी गलती है, ये आपका गलत बजा है। अब ग्रुप में, इंस्टीट्यूट में सिखाने का मतलब है कि बच्चा कुछ भी बजा रहा है तो उसमें एक ही बच्चे पे थोड़ी ना ध्यान देगा टीचर, सब बच्चों पे कहेगा कि हाँ एक सा बजना चाहिए। ये है इस चीज़ का एक मेथड। तो इसको किस तरीके से आप कैरी कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तबले के अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तबले के अलावा मेरा ढोलक है, सारंगी है, हारमोनियम है, कीबोर्ड है, पैड है, रॉक ड्रम है, तो सारी चीज़ें मैं बजाता हूँ। एक ही अभिषेक में इतनी खूबियाँ हैं कि वो लगभग 7 या 8 इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। अभी इनसे कुछ अगली जो फरमाइश हम करेंगे कि थोड़ा सा ढोलक में भी वो कुछ बजा के हमको सुनाएंगे, या फिर हारमोनियम में, जिसमें भी वो इस समय कंफर्टेबल हैं, जो भी इस समय इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। हम थोड़ी देर में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा एक गीत संगीत का एक माहौल बना के यहाँ पे हमें सुनाएंगे। सबसे पहले तो जो है अभी बात हुई थी कि हारमोनियम में कुछ सुनाने की, तो हमने गुजारिश करी आपसे कि हमारे यहाँ कुमाऊनी बोली जो गाई जाती है वो किस तरह गाई जाती है। जंगला काफी में एक बंदिश रही थी, आपको सुनाते हैं कैसे। जहाँ ऐसे रंग ढंग कैसे, जहाँ ऐसे रंग ढंग कैसे मचेगी जहाँ ऐसे रंग कैसे मचेगी रे के बसने से मैं आई हो ऐसे से हमारे यहाँ रागों के आधारित हुई थी। ये जंगला काफी में एक बंदिश सुनाई थी। तो अभी
आपने जंगला काफ़ी राग सुना था, और एक छोटा सा पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ आज ये ढोलक में। ये मेरी सबसे पुरानी स्टार्टिंग ढोलक है। इस ढोलक से मैंने बजाना शुरू किया था। ये 17 इयर्स पुरानी मेरी ढोलक है, और आज भी ये मेरे हमेशा साथ में रही है। इसने बहुत सपोर्ट किया है। तो छोटा सा पार्ट आपको सुनाते हैं। वाह अभिषेक जी, आपने बिल्कुल समा बांध दिया। और आपने चाहे तबले का वादन हो या फिर हारमोनियम में पुरानी होली सुनाई हो या फिर ढोलक में आपने एक धुन बजाई हो, बहुत शानदार रही। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा अभिषेक जी कि आप हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको संगीत साधना के लिए क्या एक सुझाव देना चाहेंगे या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि अभी सर ने हमें बताया कि क्या सुझाव देना चाहिए। सबसे पहले तो आप कोई भी साज बजा रहे हैं, उस साज के अंदर आपको घुसना होगा। आपको समझना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है। सबसे पहले आप जो बजा रहे हैं, आपको क्या अपना बजाया हुआ सुनाई देता है? अगर आपको अपना बजाया सुनाई देता है, जो गलती सुनाई देती है, तो इसका मतलब आपको तबला समझ आ रहा है, आपको अपनी गलतियाँ पहचान में आ रही है। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि कभी भी जब भी आप रियाज करें तो हमेशा सुन के करें। सुन के बहुत चीज़ें आती हैं, समझ भी आती है, और अच्छे से आपको रिहर्सल भी हो जाएगी। तो हमेशा से मेरा प्रयास यही रहा है कि आगे भी, भविष्य में भी, आगे भी, वर्तमान में भी यही सुझाव दूंगा कि सुन के हमेशा बजाएं। सुन के बजाने से जो चीज़ें गलत भी होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। अभिषेक जी, आपने एक शानदार सा मैसेज भी हमारे युवा पीढ़ी को दिया, और संगीत सीखने के गुर भी आपने बताए हैं। अभी मन तो भरा नहीं है, लेकिन समय हमको इजाज़त कम देता है। और मैं चाहूँगा कि अगली जब वीडियो के लिए मैं आपके पास आऊँगा, अगली बार जब आपके सम्मुख में उपस्थित होऊंगा, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप सारंगी के कुछ धुनें हमको बजा के सुनाएंगे, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं उनकी भी धुनें आप हमको बजा के सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो के अंत में कहता हूँ कि हमारे पहाड़ में, हमारे कुमाऊं गढ़वाल में बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं। इन टैलेंट्स तक पहुँचने की ज़रूरत है, और इनकी जो विधा है, जो पुरानी परंपरा को ये बरकरार रखे हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए धात सुनो चैनल के माध्यम से इन कलाकारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी इस चैनल को सराहें, और अपने जो युवा हैं, जो संगीत से कहीं न कहीं जुड़ाव रखते हैं, उनकी सराहना करें, उनको प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।